टॉपिक है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमें करनी क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज नीडेड टू हैव ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आगे निकाल लो इम्पोर्टेंस वाला टॉपिक। हमारा रीजन क्या है, हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस क्यों करते हैं। आप अगर कंट्रीज को देखो जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस किया जाता है बाय द मींस ऑफ हेल्थ, एजुकेशन प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ऑल दिस थिंग्स। हमने कल पढ़ा सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कहाँ कहाँ से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों करते हैं एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये प्रोसेस किस तरह से हमारी मैक्रो इकोनॉमिक को फायदा करता है, किस तरह से हमारी कंट्री को फायदा करता है, किस तरह से हमें लॉन्ग टर्म में ये आउटपुट देने में हेल्प करता है। सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ यूथ। व्हाट इज इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट। ठीक है, मटेरियल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हम फिजिकली चीजों को देख सकते हैं। घर बड़ा हो रहा है लोगों का, फैक्ट्रीज बड़ी हो रही हैं, लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी हो रही है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल इंक्रीज इन द एनवायरनमेंट। इमोशनल क्या होता है, हेल्थी है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, दे लिविंग अ प्रॉस्परस लाइफ। ठीक है, एक बार इसको नोट में से रीड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट निकालो, नीचे बॉटम पे लिखा हुआ है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट्स अ चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट। व्हाट इज इमोशनल एनवायरनमेंट, बिकम्स conducive to growth as people tend to grow towards oriented attitude। यानी कि लोगों का एटीट्यूड एक पॉजिटिव होता है, लोग अच्छे एटीट्यूड के साथ सोसाइटी में चलते हैं, दे आर पॉजिटिव अबाउट द थिंग्स। मटेरियल एनवायरनमेंट इट बिकम्स हेल्पफुल टू ग्रोथ एज अ न्यू सोसाइटी हैज लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कर्स। ज्यादा लोग हैं और पढ़ने स्किल्ड लोग ज्यादा हैं। ठीक है, व्हेन यू हैव मोर नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड दोज पीपल आर मोर स्किल्ड, एक नंबर होना भी जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ उनकी ग्रोथ होना भी, स्किल्ड होना भी जरूरी है। जब स्किल्ड लोग होंगे तो मटेरियल एनवायरनमेंट में चेंजेस ज्यादा आएंगे, अनस्किल्ड होंगे तो वो टाइम वेस्ट, इनएफिशिएंसीज, ये सब चीजें हैं। तो लोग काम पे पहुंच रहे हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा अवेलेबल होंगे, पर उसमें से कितने लोग स्किल्ड हैं, कितने लोग काम करने वाले हैं, कितने लोग अच्छा काम कर पाएंगे, एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, इन सब रीजंस के कारण हम फोकस करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। चल आगे रीड कर बेटा, अगले पेज पे पहुंच गए हम। ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या होता है, डिफरेंस में से बड़ा अभी क्या होती है ना, व्हाट इज फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस क्या है, जनरल बेसिक। व्हाट इज द जनरल डिफरेंस बिटवीन physical capital is a tangible asset and human capital is a non tangible। वो तो है पर जो सर physical capital मूवेबल होती है, निकालो डिफरेंस निकालो। फिजिकल कैपिटल मूवेबल होती है, हाँ दैट फिजिकल कैपिटल को हमने पढ़ना है। ठीक है, जो कि हमारी आउटपुट से रिलेटेड। फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन, जिनके कारण प्रोडक्शन हो पाएगी। प्रोडक्शन में जो सी चीजें काम आएंगी वो टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। ह्यूमन कैपिटल होता है वो स्किल्स एंड वो एक्सपर्टाइज जो कि ओवर द टाइम एक पर्सन एक्वायर करता है, और उसको ह्यूमन स्किल्स होंगे तो आप फिजिकल कैपिटल को ग्रो कर पाओगे। मुझे लैंड दे दी जाए, रिसोर्सेज दे दी जाए, मुझे काम आता ना हो, इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल वर्क्स ऑन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल नीड्स फिजिकल कैपिटल फॉर द आउटपुट। लैंड वाली एग्जांपल कैसे, जैसे लैंड है और मशीनरी है, किसी को मशीनरी चलानी आती है, लैंड की यूटिलाइजेशन करनी आती है, उसको मेंटेन करना आता है, तो ये आउटपुट निकालेगा। इसका मतलब लैंड भी होना जरूरी है, मशीनरी भी होना जरूरी है, वो कौन सी कैपिटल होगी, फिजिकल कैपिटल। लेकिन एक पर्सन स्किल्ड भी होना जरूरी है जो कि फिजिकल कैपिटल को यूज करे और उससे आउटपुट निकाल पाए। तो फिजिकल कैपिटल डिपेंडेंट है, दोनों बोथ डिपेंडेंट है। अब मैं बहुत स्किल्ड हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं क्या आउटपुट क्रिएट करूं। एफिशिएंसी के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल जाना चाहिए, पर आउटपुट के लिए बेस के लिए एक बेस कहां काम होगा उसके लिए फिजिकल कैपिटल। ठीक होगी बात। ठीक है, अब आ जाओ वापस इसके ऊपर तो हम कर देते। ठीक है, हाँ जी, ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन ह्यूमन कैपिटल। एचसीएफ का मतलब क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। स्पेशलाइज, ठीक है, इंजीनियर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स हैंडल, ठीक है, मशीन्स एंड एक्टिविटीज बेटर देन अदर। यानी कि जिस पर्सन के पास एक्सपर्टाइज होगी, नॉलेज होगी, स्किल होगा, वो आम पर्सन से जिसके पास नॉलेज नहीं है मशीन को बेटर हैंडल करेगा, स्किलफुली हैंडल करेगा और उससे आउटपुट ज्यादा निकाल पाएगा। तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और क्या बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। बेटा पार्टिसिपेशन रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ वर्किंग फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू
एंड इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंटायर इकोनॉमी रीजनल इम्बैलेंस को दूर करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है। बाय एनहांसिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लेबर फोर्स, प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होता है कि आप उनको प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करो और प्रोडक्शन के साथ साथ उनके स्किल्स को भी इंक्रीज करो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडाइसेस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा काम मिलता है, इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन, ज्यादा काम मिलेगा। जैसे आजकल देखो जो लोग कोई वर्कर है, बेसिक वर्कर है, किसी मशीन पे ऑपरेटर है, तो स्टार्टिंग में से उसकी 10,000 15,000 सैलरी होगी, तो 5-10 साल हो गए उसको मशीन को इफेक्टिवली यूज करके आउटपुट निकालना आ गया, उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो दे विल कम अ टाइम वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा, क्या मुझे सामान दे दो, मैं आपको सामान के इतने पैसे लूंगा, बना के दे दो। So that is how a person changes from a salary based to a production output based. तो वो पार्टिसिपेशन का इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है, वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पर हमें तो बेनिफिट है ना, हमारी वेस्टेज कम होगी टाइम की, हमारी मशीन की एफिशिएंट यूजेज होगी और हमारी आउटपुट इंक्रीज होगी, ठीक है। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ग्रेटर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। तो इक्वालिटी कैसे क्रिएट होगी, तो सोसाइटी में नीचे वाले ऊपर वाले सब लोगों के इनकम इंक्रीज होती जाएगी। अगर एक स्किल्ड पर्सन या एक पर्सन जो स्किल एक्वायर कर रहा है उसकी इनकम नहीं इंक्रीज होगी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस ही नहीं पूरा हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैंने एक चीज बताई है, इकोनॉमी में अगर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज अच्छे से होगी तो क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगी, दोनों पॉइंट पे समझो। आउटपुट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, जीडीपी, जीडीपी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, और पैसा आएगा जिसको हम यूज कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट के पास अच्छी कलेक्शन होगी, गवर्नमेंट एजुकेशन हेल्थ पे ज्यादा खर्च कर पाएगी, फिर कोर्सेज ज्यादा निकाल पाएगी, तो इंक्रीज इन जीडीपी एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उससे क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, दिस इज हाउ द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इंक्रीजेस। पार्टिसिपेशन बढ़ी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, लोग या तो खर्चा करेंगे या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हिच काइंड ऑफ पीपल इंक्रीजेस द इनकम। अगर लोअर ग्रुप वाले हैं तो सारा खर्चा करेंगे, हायर ग्रुप वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे, या दोनों का बैलेंस करेंगे। तो इकोनॉमी में चाहे कंजम्पशन बढ़े चाहे इन्वेस्टमेंट बढ़े, उससे क्या इंक्रीज होगा, फ्यूचर रिटर्न्स। अगर मैं आज कंजम्पशन करूं, किसी की कंजम्पशन, किसी का एक्सपेंडिचर, किसी की क्या है, तो इसका मतलब अगेन इकोनॉमी में मोर रिटर्न हुई, मोर इनकम क्रिएट हुई। अब वो मोर इनकम इंक्रीज होगी तो इसका मतलब लोग और काम करने में आएंगे, एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट होगी। दिस इज अ साइकिल। इसका स्टार्टिंग पॉइंट आउटपुट होता है और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बट इट्स अ विशियस साइकिल, डिपेंडेंट है। अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे, आउटपुट नहीं होगी। रिसोर्सेज कब होंगे, जो लो स्किल्ड होंगे, लो स्किल्ड कब होंगे, जो पैसा होगा, पैसा जब होगा जो और कोई लोग खर्चा करेगा, ठीक है। लोग खर्चा तब करेंगे जब किसी और के पास इनकम होगी। इनिशियल इनकम कहां से आएगी, जब इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके थ्रू हमारी पार्टिसिपेशन, प्रोडक्टिविटी, जो हम सारी बातें कर रहे हैं वो पूरी हो पाती है, ठीक है। लास्ट है इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। रिसर्च हमेशा की बात है, इम्प्रोवाइजेशन इंक्रीज करना, ठीक है ना। इन्वेंशंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। जितने जितने लोग एजुकेट होंगे, एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक डिग्री क्वालिफिकेशन, अपने काम में एक्सपर्टाइज लेते जाएंगे, उतर उतर टेक्नोलॉजी क्या होती जाएगी, एडवांस होती जाएगी। टेक्नोलॉजी एडवांस होते क्या होता जाएगा, एफिशिएंसी डिराइव होती जाएगी, कॉस्टिंग कम होती जाएगी या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसको कहा जाएगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या कहा जाएगा, हम रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज कर पा रहे हैं। जब रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगी। अल्टीमेटली सारी बातें कहां पे आके फॉलो हो जाती हैं, आउटपुट पे। फिफ्थ पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये कैसे होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है बेटा, कितने साल जियोगे। अब किसी पर्सन की अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है तो उसकी इनकम बढ़ती है, वो इनकम बढ़ेगी तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, उसका मतलब उसका हेल्थ के ऊपर फोकस आएगा। और एक पर्सन अगर लेट्स से 25 की एज में काम शुरू करता है, 50 इयर्स की काम तक करता है, 60 तक करता है, द मोर एज इट इज, एक्सपीरियंस इट इज, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस पर्सन हेल्प करेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, हेल्थ फैसिलिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड एनेबल पीपल टू लिव हेल्दी एंड अ लॉन्ग लाइफ। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल thus requires लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल। इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होना जरूरी है। तो 30 इयर्स में, 45 इयर्स में, 40 इयर्स में पर्सन उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, वो अपना इलाज ना करवा सके या इलाज ना हो सके उस चीज का, तो उसकी जो डेवलपमेंट हुई थी सारी ह्यूमन कैपिटल की, उसका कोई फायदा नहीं हुआ इकोनॉमी को, ना उसकी फैमिली को, ना उसको हुआ, ना किसी को हुआ। तो वेस्टेज हुई, वो क्या हुई, सिर्फ एक्सपेंडिचर हुआ।
इसको मतलब हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट समझो लाइफ में क्या होती है, हेल्थ। कल परसों किसी मतलब वैसे रूटीन में बहुत पुरानी बात है, वॉरेन बफे का नाम सुना ना, इसकी फोटो पे अपने मूंछ लगा दी है, ठीक है ना, ये वॉरेन बफे, ठीक है। उन्होंने अपना मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ कमाया 65 इयर्स की एज के बाद, ही इज 90 इयर्स नाउ। तो इसका मतलब हेल्थ होगी तो आपका एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज आपके काम में है। टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ इज अ बिगेस्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन इनिशियली आपको फोर्सफुली करवाई जाती है, कंड्यूसिव करवाई जाती है, जैसे अब आप कर रहे हो, फिर आपको इन्वॉल्व माना जाएगा, यानी गो टू कॉलेज, उसके बाद वही बच्चा पढ़ पाता जो खुद इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। आफ्टर ग्रेजुएशन, बेसिक ग्रेजुएशन वही पढ़ेगा जिसकी मर्जी होगी, ठीक है। देन यू गो इनटू 30s एंड 40s, फिर अपना बिजनेस और जॉब करते हो, फिर वही पढ़ेगा तो उसको पता है मुझे इस चीज को करके क्या बेनिफिट मिलेगा, नॉट इन मटेरियलिस्टिक, अपनी नॉलेज एनहांसमेंट। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 6 है कंट्रोल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को तो नहीं अब चेक में रख सकते, उसकी ग्रोथ को चेक में रख सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ मतलब कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। सेपरेट ऑफ एजुकेशन नेसेसिटी टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है। बेटा फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट है हमारा, पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोशल फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट है, जो कि एडवाइस करता है कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे कंट्री में वो भी पढ़ा था ना, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज होनी शुरू हुई, तो पॉलिसी बनाने की कोशिश की गई 2-3 बार की कंपल्सरी पॉलिसी हो जाए। अब इससे में हम लोग बहुत प्राउडली कहते हैं मुझे तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, बट आप खुद ही देखो कितना रश है हर जगह, और रश बढ़ता ही जा रहा है, लाइन्स एंड क्यूज बढ़ती जा रही हैं। If we are in the receiving end of the all the resources and facilities, तो हमें प्रॉब्लम नहीं लगती। और जब कोई फैसिलिटी, जब कोई काम नहीं होता, 2-2, 3 दिन, 4-4 दिन खराब होते हैं, then we feel that। तो चाइना ने अपने 2-3 कैसे किसी काम के लिए अगर 10,000 लोग खड़ा तो आपको टाइम लगेगा ना, पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट लेने 3 मिनट लग जाते हैं, तत्काल में भी लोग तो भी 15-20 दिन लगते हैं। I'm just trying to say getting the public services is getting more time consuming because there are larger population in this world, simple as that। चाइना में ये प्रॉब्लम थी, चाइना ने इससे पहले हमें इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया। 1978 में उन्होंने एक पॉलिसी लगाई, वन चाइल्ड पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी लगाई कि किसी भी फैमिली का एक से ज्यादा बच्चा नहीं होगा। उसी के कारण उनकी पॉपुलेशन आज उनसे पीछे रह गई है, क्योंकि उन्होंने पिछले 20-30 सालों में अपनी कंपल्सरी रिस्ट्रिक्टेड बेसिस पे बच्चों की ग्रोथ है। 2016 में वो पॉलिसी बंद हो गई है। 2016 से लेकर 2029 तक चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी को एक स्कैनर के अंदर रखा गया कि देयर इज नो पॉलिसी, पीपल विल मैनेज ऑन देयर ओन। तो गवर्नमेंट उसका 10-12 साल बाद, 2-15 साल बाद सर्वे करेगी। नाउ एट दिस पॉइंट पीपल आर हैविंग फ्रीडम, चाहे वो कोई बच्चा ना करें, चाहे वो 1 करें, 2 करें, 4 करें। लेकिन 2029 के बाद दोबारा से उनका वो डाटा इकट्ठा होगा। तो अगर उनको लगा कि उनकी पॉपुलेशन इतनी डिक्लाइन होगी, जैसे इस वक्त आ रहा डाटा, तो उनकी ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा होना भी क्या होता है, एक टाइम के बाद इकोनॉमी के लिए डाउनफॉल है। जापान को देख लो, पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए उनका क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। तो 29 के बाद चाइना रिव्यू करेगा, उसने 2 ऑप्शन दिए हैं उसके बाद, या तो वो 2 चाइल्ड पॉलिसी, अगर वो डाउनफॉल आया है चाइनीज इकोनॉमी का, तो वो मिनिमम 3 चाइल्ड पॉलिसी भी लगा सकते हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा में बताया। अब कौन सी पॉलिसी आइडियल है? ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, एवरेज बर्थ रेट शुड बी 2.2, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 2 पर फैमिली। तो इंडिया में एक कैंपेन भी चला था 1980s में, हम 2 हमारे 2। दैट इज हाउ द पॉपुलेशन वर ट्राइड टू बी कंट्रोल, ठीक है ना। अभी भी गवर्नमेंट, कुछ लोगों ने आरटीआई डाली, लॉ पास करने की कोशिश की कि इंडिया में भी 2 बच्चों का लॉ बनना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ह्यूमंगस बढ़ रही है। लेकिन कंसीडरिंग बेसिक राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फ्रीडम का राइट, फैमिली प्लानिंग के डिपार्टमेंट से वो हमारे कंट्री में लॉ नहीं बन पाया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रीडम होना चाहिए, अब कंपल्सिव नहीं कर सकते। तो अब अवेयरनेस कैंपेन्स लगते हैं, और आइडियली हर कंट्री में 2 का ही रेट बेटर है, बिकॉज देयर आर 2 पर्सन, तो फैमिली के भी आगे 2 बच्चे होंगे, तो अल्टीमेटली वो पॉपुलेशन मैनेज रहेगी, क्या रहेगी, मैनेज रहेगी। तो as it has been observed that educated person have smaller families as compared to illiterate families। अब ये बड़ा एक कॉमन सेंस है बेटा, we are not saying कि families नहीं करनी चाहिए, मतलब me and government and all that। Economics is of the opinion family should be there, but with the means of resources should be there, ठीक है ना। अब कहीं रूरल एरियाज में जाओ, लोगों के अभी भी 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, तो वो मल्टीप्लाई होंगे ना आगे जाके।
अगर 5 है तो आगे जाके अगर 4 भी होते हैं, फिर आगे जाके 3 भी होते हैं, तो वो फैमिली ट्री कितना बड़ा होगा। सी योर फैमिली इंसेस्टर कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स कितने ब्रदर्स से, सिस्टर से, किसी के 5-6 से कम नहीं होंगे, ठीक है ना। उससे पहले शायद 7-7 8 भी होते थे, ठीक है ना। when it came to your parents, ठीक है ना, तब भी देखो अब कम हो गया, 1 and 2 रह गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब एजुकेटेड पीपल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, क्योंकि रिसोर्सेज, हेल्थ, ये सब चीज़ें मेंटेन करनी कॉस्टली भी है, सब कुछ भी है, लेकिन कहीं जगह पे अभी भी लिटरेसी या लैक ऑफ अवेयरनेस है, जो कि क्या कर रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल में आने नहीं दे रहा। जब पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं आएगी तो एजुकेशन कैसे दे पाओगे सब लोगों को, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए हमें एजुकेशन को भी, पॉपुलेशन ग्रोथ को भी चेक में रखना चाहिए। आइडली एक करना भी, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। हैविंग वन चाइल्ड इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। 5-10 साल पॉपुलेशन ग्रो डाउन होगी, लेकिन उसके बाद आगे एकदम से क्राइसिस भी आएंगे, ठीक है। हैविंग 2 चाइल्ड पर फैमिली इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। जहां पे ज्यादा है वहां कटिंग होनी चाहिए, ठीक है। चलो, दिस वाज द टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम। क्या टॉपिक आता है, अब हम क्या तो देते हैं कि हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, उसको करते वक्त क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे कैसे दिक्कतें आती हैं। नंबर 1 सबसे बड़ी जो हमने अभी बात की, रिसोर्सेस। बेटा हमारी कंट्री 4 ट्रिलियन की है, लेकिन पर कैपिटा कितना हमारा, व्हाट इज द पर कैपिटा, 7,000 के अराउंड है। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11,000। तो पर कैपिटा क्या 10,000 रुपए में एक पर्सन की लाइफ का पूरे फुल डे का खर्चा हो सकता है, पर ईयर होती है ना, पर मंथ। तो 10,000 रुपए का एक्सपेंडिचर आजकल आप और हम जो है अपनी फैमिली में हम नहीं कर सकते। इसको मतलब पर कैपिटल रिसोर्सेज शुड बी सफिशिएंट इन द इकोनॉमी। इट इज नॉट अबाउट ओनली मनी। पानी पे देखो कितना प्रेशर है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा, एयर पे देखो कितना प्रेशर है, एयर पोल्यूट होती जा रही है, खाने की रिसोर्सेज पे देखो कितना प्रेशर है, उनको हमें पेस्टिसाइड्स या किसी तरह से फार्मर्स उसको फिर पेस्टिसाइड्स के थ्रू या आर्टिफिशियली बना रहे हैं। हर चीज के अंदर अडल्ट्रेशन आ रही है, क्योंकि सबको चाहिए। कोई डाटा आया था कि पंजाब में जितना दूध एक्चुअल प्रोड्यूस होता है, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 3300 लीटर्स, टन्स ऑफ लीटर्स पर डे, पर यूज कितना हो रहा है 10,000। उसका मतलब फूड 1/3 ही है प्योरिटी, 2/3 क्या अडल्ट्रेटेड ही है। कुछ लोगों को सही मिल रहा हो पर काफी लोगों को गलत भी मिल रहा है। रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, क्या कम पड़ जाते हैं, रिसोर्सेज कम है, तो लेस रिसोर्सेज के कारण हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रही। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक हेल्थ, बेसिक एजुकेशन, बेसिक सैनिटेशन, बेसिक वैक्सीनेशन, ये सब चीजें नहीं मिल पाती, ठीक है। नंबर 2 ब्रेन ड्रेन, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। व्हाट इज ब्रेन ड्रेन, शिफ्टिंग टू अदर प्लेसेस। जैसे मैंने कल बात की थी, अब हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, हम लोग बहुत इस चीज को चैलेंज करते हैं। तो इकोनॉमी के लिए बड़ी बुरी बात है। एक बच्चा पढ़ता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उसके पेरेंट्स को पढ़ाते हैं, उसको हेल्दी बनाते हैं, उसकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। पहले 15 से 20 साल इज टफ फॉर द हेल्थ, देन यू लर्न टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर बॉडी हैज ग्रोन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि आपको उसको मैनेज करना है। व्हेन यू आर ग्रोइंग योर बॉडी रिक्वायर्स एक्स्ट्रा नीड्स। तो 20 साल 25 साल से बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद फॉरेन शिफ्ट हो जाता है, IIT से पढ़ता है, IIM से पढ़ता है, अच्छे बी स्कूल से पढ़ता है, अच्छे कॉलेज से पढ़ता है, उसमें कंट्री का कितना नेशनल लॉस है। वही पर्सन अगर यहाँ रहेगा, वो अच्छे मीन्स टू रिसोर्सेज कमा लेगा, अपनी लाइफस्टाइल बनाएगा, ठीक है। बाहर जाके भी तो स्ट्रगल है, ठीक है ना। तो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम इंडिया की आज की नहीं है। अच्छा ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड वाला पर्सन बाहर हो गया कंट्री के आउटपुट से, इसका मतलब हमने जिसकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, उसने आगे जाके रिसोर्सेज यूज करके आउटपुट पे कंट्रीब्यूट नहीं किया, यानी कि कॉस्टिंग वाला एरिया सारा यूज हो गया, लेकिन उसके आउटपुट वाला एरिया हमें उस पर्सन से मिल ही नहीं पाया। तो दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर इंडिया, ठीक है। कंट्री लाइक इंडिया ब्रेन ड्रेन, ठीक है ना। इंटरनली विद इन द स्टेट्स इज अ पॉजिटिव ब्रेन ड्रेन, लेकिन आउटसाइड द स्टेट क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। देन कम नेक्स्ट पॉइंट, क्या है थर्ड पॉइंट, राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर इसी रेट पे बढ़ती रही, अब रेट थोड़ा कम आया है, 2.6 आया कंट्री का एवरेज, एक टाइम पे 3.2 रेट होता था। जब रेट 2.2 आ जाएगा या 1.8 से 2.2 के बीच में आएगा, तब पॉपुलेशन वहां स्टैग्नेट हो जाएगी। दैट विल नॉट बी 1 ईयर 2 ईयर गेम, दैट विल बी 10 ईयर गेम। बहुत बार मजाक से भी कहा जाता है इतने लोग इंडिया में पैदा होते हैं, उतने लोग किसी कंट्री की पॉपुलेशन है। दिस इज द एक्चुअल फैक्ट। जितने बच्चे इंडिया में पैदा होते हैं, उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है।
इसका मतलब ओवर पॉपुलेशन क्रिएट्स इनसफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो ओवर पॉपुलेशन को मैनेज करना इज रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड्स, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, हमारे यहाँ पासिंग कितने हैं, कितने मार्क्स से पास हो जाते हो बेटा? 33-35%, ठीक है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेटर होगी। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हाई रखने के लिए उनको पहले रिसोर्सेज की इनपुट भी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी कम्पिटिटिवनेस खराब हो जाएगी। क्या खराब हो जाएगी? कम्पिटिटिवनेस खराब हो रही है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का। किसी बच्चे ने 95% लिए, किसी ने 55 लिए, क्लास में दोनों की पास होगी। आपको पता है एक्ट है आरटीआई एक्ट 2009 दैट सेज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 वो एज वाइज पास होगा। तो आपकी क्लास में कई बच्चे ऐसे होते होंगे जो नहीं भी पढ़ते होंगे लेकिन वो पास हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत रेयर होता था किसी स्कूल में कि फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक फेल किया जाए। 8th के बाद ये सिलसिला शुरू होता है। तो राइट टू एजुकेशन कहता है सबको इक्वल पढ़ाई मिलने का, ये इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। राइट टू एजुकेशन 2009 सेज अभी भी एनईपी के अकॉर्डिंग क्या आ गया, पहले फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तक तो पेपर ही नहीं होने, तो 6th क्लास से टिल द एज ऑफ 13 to 14 फेल ही नहीं करना, देखना किसी को ग्रेड्स देने। तो उसका नुकसान क्या है, एकेडमिक स्टैंडर्ड कम होगा, कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्किल्ड और बेटर बननी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद इनसफिशिएंट ऑन द जॉब। बेटा ऑन द जॉब कल बताया था क्या होता है, जब कोई काम कर रहा है, काम करते हुए किसी को बिठा के काम सिखाना। एक मशीन चला रहा है पर्सन, नया ऑपरेटर रखना है, उसको उसके साथ बिठा दिया जाए कि 5 दिन इसके साथ बैठो, ये मशीन चला रहा है, आप भी साथ साथ चलाओ, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको पुट किया जाए। स्टाफिंग का चैप्टर है बिजनेस में, उसमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग है, उसके अंदर मेथड्स हैं ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, ठीक है। तो टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, किसी भी प्रोडक्शन की आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनीज को ऑन द जॉब ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट में डालना पड़ेगा। लेकिन इतनी फैसिलिटी नहीं है, इतना टाइम नहीं है, आउटपुट का डिक्लाइन है, तो लोगों को दरअसल एक थ्योरेटिकल गाइडेंस दी जाती है ट्रेनिंग की, बहुत अच्छी और कम जगहों पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रॉपर 1 महीने 2 महीने की दी जाती है। 1-2 दिन के लिए बिठाया जाता है, फिर बाद में कहते हैं काम करो, कर करके समझ आ जाएगा। बंदा गलतियां करता रहता है, इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है उससे, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, ये बहुत इजी पॉइंट्स है बेटा, इसमें कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। व्हाट इज प्लानिंग बेटा, बिजनेस में पढ़ा है प्लानिंग क्या होता है? प्लान करने का मतलब Thinking in advance, future goals. thinking in advance, forecasting and trying to lay down the steps which you are going to follow. पहले सोच के रखो, आपके पेपर है 10 तारीख से, तो पर डे का क्या प्लान है बनाना चाहिए, किस पेपर में किस डे में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, उसको ले डाउन करना चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट में 1 छुट्टी है तो उसको पहले पढ़ लेते हैं, इसमें 3 छुट्टियां हैं तो उसको तब पढ़ेंगे। बट अगर कोई प्लानिंग नहीं की, हाँ ठीक है चलो 4 घंटे ट्यूशन पढ़ ली, 2 घंटे बैठे जो गलतियां पढ़ लिया, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट सफर करेगा। तो प्लानिंग हमारे यहाँ पे भी लैक अच्छी नहीं होती है, लोग विद द फ्लो चलने वाली बात है या लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो प्लानिंग ना होने के कारण क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ जॉब एनवायरनमेंट वीक हो जाता है। डिमांड ऑफ जॉब्स इज हायर देन द सप्लाई ऑफ जॉब एंड डिमांड फॉर लेबर इज लेस देन सप्लाई ऑफ द लेबर। ध्यान से लाइन पढ़ो, जॉब्स की डिमांड ज्यादा है और लेबर की डिमांड है, इसका मतलब लेबर क्या है, वो भी तो काम करने वाले लोग ही हैं। लोग काम करना को तैयार नहीं, लोग जॉब्स लेने को तैयार है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी को लेके क्लैरिटी नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी को लेके जो बंदा अनस्किल्ड है वो अपने आप को अनस्किल्ड नहीं मान रहा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। जो पर्सन प्रोडक्टिव नहीं हो अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं मान रहा, वो कहता मैं तो बढ़िया काम करता हूँ जी। गेटिंग पॉइंट? तो आप भी देखो, आपके घर पे लोग काम करने आते हैं, रिपेयर्स करने आते हैं, तो कितने को स्किल्ड और कितने को एम्प्लॉयड है। पर जब ढूंढो बंदा, वैसे लोग कहते हैं काम नहीं है, जॉब नहीं है दुकानों पे, फैक्ट्रीज पे, सर्विसेज में, लेकिन जब काम के लिए किसी बंदे को बुलाना हो तो बंदा नहीं मिलता। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा गैप है डिमांड एंड सप्लाई का। वो किससे पूरा हो पाएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से हो पाएगा और बाय एक्सेप्टेंस। आज एक बेसिक प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन भी अगर कह दे कि हाँ भी मैं इतना कुछ स्किल्ड हूँ, मैं इतना काम करूंगा, तो ढंग से काम करने वाला होगा, ही कैन अर्न इन लैक्स, ऐसी बात नहीं है,
ठीक है ना, अच्छे से जो काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, लेकिन उसको अपने काम में कितना स्किल इन्वॉल्व है उतनी की क्लैरिटी है, ठीक है ना, ही कैन अर्न दैट, ठीक है। तो उसके बाद रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हमने काफी सालों में चेंज किया है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हेल्प करती है, किसी भी काम को, एरर्स को दूर करती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या होता है, एलिमिनेटिंग द एरर्स, अपनी गलतियों को ठीक करना। तो सोसाइटी में अगर साइंटिफिकली मैनेज तरीके यूज किए जाएंगे तो हमारी गलतियां होने की हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। बेटा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में सुन लो, एजुकेशन एज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डेवलपमेंट, कोई पर रीड कर लेना। इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे टेबल में चेक कर लिया, सेम ही है, ठीक है। ये डाटा कई बार केस स्टडी में आता है, ठीक है ना, डाटा दिया हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, कई बार केस स्टडी में क्वेश्चन आता है, हाउ डज एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, हाउ डज एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स एजुकेशन इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसको मैंने दो पार्ट में बांटा है। फर्स्ट पेज एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, इसके अंदर हमने एजुकेशन का रोल बताया, और सेम बातें जो पीछे यूज की थी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन एजुकेशन, अब इसके अंदर कुछ चीजें मैं कल एक लेक्चर में बताऊंगा, बस इसको एक बार रीड करके आना। जैसे ये एनसीईआरटी की बुक्स बनी, गवर्नमेंट ने कॉमन लिटरेचर इशू किया, यूजीसी है, एआईसीटी है, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। ये मैंने कुछ थोड़ा सा एडिशनल बताया हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी कुछ रेफरेंसिंग करनी है। और लास्ट में दो कमेटीज दी हैं और दो एक आरटीआई एक्ट दिया है। ये केस स्टडी और एक्स्ट्रा न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तापस मंजूदार कमेटी एक हुई थी, वो कमेटी 98 में हुई थी। ये बेटा 5 पेज मतलब रीड करके आना। इट इज नॉट डायरेक्टली द क्वेश्चन बट एक केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से घुमा फिरा के आता। उन्होंने ह्यूमन कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूट किया था। कल एक लेक्चर इसके ऊपर मैं और लगाऊंगा, इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म, ठीक है। नोट्स सबको मिल गए हैं इसके, ठीक है ना। कल लास्ट डे होगा इसका